आपसे मिलके खुश जिंदगानी हुई, सुबह रोशन और शामें सुहानी हुई। आप है साथ तो फिर हमें क्या है गम, आप है साथ तो फिर हमें क्या है गम। आज की एक अलग ये कहानी हुई, आज की ये अलग एक कहानी हुई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अलका श्री मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली शब्दाक्षर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज की इस अनोखे कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। एक ऐसी उम्दा, बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्रतिभावान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात कवित्री, लेखिका, हम सब की प्रिय आदरणीय कीर्ति काले जी के साथ। कीर्ति काले जी स्वयं हमारी इस संस्था से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आपका आदरणीय इस पटल पर। जी, बहुत बहुत सभी का स्वागत, सबको नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बातचीत करूंगी आज मैं। जी, बहुत, ये हमारा सबका सौभाग्य है, हमारे इस पटल का सौभाग्य है कि आपको हम सब सुनेंगे आज आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। बहुत मैं कह नहीं सकती हूँ, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही कि मैं आज कितनी अभिभूत हूँ आपके साथ यहाँ उपस्थित होकर, और बहुत अच्छा लग रहा है। शब्दाक्षर, और आप हमारी संस्था से बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हैं शब्दाक्षर से। शब्दाक्षर संस्था के बारे में कुछ मैं जानकारी रखती हूँ कि ये संस्था कलकत्ता स्थित एक सरकारी रूप से रजिस्टर्ड संस्था है। इसका गठन 2012 में कोलकाता में किया गया और इसके अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों की सक्रियता से आज संस्था का विस्तार 25 राज्यों में हो चुका है और देश भर में 180 से अधिक जिलों में जिला अध्यक्ष साहित्यरत हैं और विदेशों से भी अनेक देशों के रचनाकार, 72 व्हाट्सएप ग्रुप और देश भर में फैले शब्दाक्षर के 25 फेसबुक ग्रुप, 25 फेसबुक पेज से जुड़कर लेखन पठन कर रहे हैं। सभी रचना धर्मियों के सहयोग से शब्दाक्षर परिवार अपने लक्ष्य की ऊंचाइयों को स्पर्श करने की ओर अग्रसर है और आज इस समृद्ध पटल पर अपनी प्रतिभा की धनी और अपनी लगन और मेहनत से जो इस ऊंचाइयों पर स्थित है, अपने इस मुकाम को हासिल किया है, हमारी सबकी प्रिय आदरणीय कीर्ति काले मैम जी। मैं उन्हीं की पंक्तियों से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। उनकी कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जुबां पर है सभी के आजकल अंगार की बातें। आपकी ये पंक्तियां मुझे बहुत ही भाती हैं। बहुत खूब। जुबां पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें। यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में। चलो कुछ देर बैठे और कर लें प्यार की बातें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बहुत अभिभूत हूँ, आपकी हर रचना सुनती हूँ, बहुत आपको फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सुनकर आपको। और बहुत ही आपकी ये पंक्तियां अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाती हैं और आज निश्चय ही ये हम सब का सौभाग्य है कि आपके साथ हम बैठेंगे। आपने अपनी अद्भुत प्रतिभा और लगन मेहनत से आज यह मुकाम हासिल किया है। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है और आपका परिचय दूं तो मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। मैं आपको आपका परिचय देने की मुझे लगता है ज्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी जैसे कि साक्षात्कार की परंपरा है, औपचारिकता बस थोड़ा सा आपका संक्षिप्त परिचय रखती हूँ, फिर आपसे ही आपके बारे में ज्यादा जानूंगी क्योंकि वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। आप सुप्रसिद्ध कवित्री, लेखिका एवं मंच संचालिका हैं। आपके पिता आदरणीय सुधाकर रामकृष्ण भागवत, माँ आदरणीय रत्नप्रभा सुधाकर भागवत जी हैं। आदरणीय श्रीकांत काले जी की आप जीवन संगिनी हैं। आपकी दीक्षा शिक्षा ग्वालियर में हुई है। 35 वर्षों से काव्य गोष्ठियों एवं विभिन्न मंचों से गरिमामय काव्य पाठ, मन संचालन एवं संयोजन में संलग्न है। बहुत बड़ी बात है, 35 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है। और आपने आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विभिन्न टीवी चैनलों में भी काव्य पाठ किया है। विदेशी टीवी चैनलों एवं एफएम पर भी आपके कार्यक्रम बहुधा प्रकाशित हुए हैं। आप देश और विदेश में अनेकों सम्मानों से सम्मानित हैं। आपका परिचय इतना विस्तृत है दी
कि अगर मैं उसके बारे में बताऊंगी तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन कम पड़ जाएंगे। तो मैं अब आपके परिचय को आपकी कविताएं सुनकर और जी आपसे जानना और चाहूंगी। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। आगे बढ़ती हूँ। बहुत स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले अगर आप अनुमति दें, मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि अनुमति दें तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रारंभ कीजिए। और आप तो इतना अच्छा बोल रही हैं प्रीत अलका जी, कि ऐसा लगता है कि आपसे बातचीत आज की बहुत आनंददायक रहेगी। बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य और आपकी विशाल हृदयता है कि आप ऐसा कह रही हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ प्रथम प्रश्न की ओर। और हमारे साथ बहुत सुधी श्रोता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगी और आपसे कुछ एक कविता सुनूंगी। उसके बाद मैं अपने सुधी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। जो लोग जुड़े हैं, आप सभी लोग जुड़े रहिए। आपसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपने कविता लिखना कब आरंभ किया और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अपनी पहली कोई कविता जो आपने मंच पर पढ़ी हो, उसको हम सब सुनना चाहेंगे। और चाहे वो आपकी कोई पुरानी पसंदीदा कविता हो, जो भी आप चाहें। जी। ऐसा है अलका जी, मैंने तुकबंदी जैसे बच्चे करते हैं वैसे बचपन में प्रारंभ कर दी थी। हमारे घर में बहुत धार्मिक वातावरण था। साहित्यिक वातावरण तो उतना नहीं था क्योंकि हम लोग मराठी भाषी हैं, लेकिन धार्मिक वातावरण बहुत था। जो जैसे वो दिवाली के समय में टेसू आते हैं ना, जो गाते हैं, मेरा टेसू यहीं जी। अड़ा, खाने को मांगे हाँ, दही हाँ, बड़ा, हाँ। दही बड़े में जी, जी। पन्नी, दे दो एक अठन्नी, अठन्नी में खोट, जी। धर दो 10 का नोट। ऐसे जो बच्चे टेसू और झांझी की शादी करवाने के लिए वो आते हैं, दशहरे से लेकर दिवाली के बीच, दशहरे को हाँ। समापन होता है उसका, उसके पहले आते जी। हैं। तो वो जी। जो गाया करते थे तो उन्हीं को देख देख कर मैं भी तुकबंदी किया करती थी। ऐसे लगभग 5वीं 6ठी क्लास में थी तब से। जी। और उसके बाद जी। धीरे धीरे कविताएं मुझे कंठस्थ बहुत जल्दी हो जाती थी और मैं सुनाती भी थी। स्कूल में हमारे पहले हुआ करता था इस तरह की बाल सभा होती थी हर शनिवार को। तो हर जी। शनिवार को जिस बच्चे ने जो तैयार किया है वहां सुनाते थे, तो मैं भी सुनाती थी। जी। उसके बाद मुझे कविता प्रतियोगिता में, मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरी मैडम थी अस्थाना मैडम, उन्होंने भेजा। मैंने कहा कि मैं जी। कविताएं तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैं हाँ वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, नृत्य में, गायन में मैं काफी आगे थी। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जाइए, 2 घंटे का समय है, कविता लिखिए। तो मैंने वहां स्कूल में बैठकर कविता लिखी। संचय का एक बच्चों की बैंक चलती थी, उस बैंक पर के विषय में कविता लिखनी थी, मैंने लिखी, वहां सुनाई, मुझे प्रथम पुरस्कार मिल गया। तो क्या मेरा बात फिर है। हौसला बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया। और वैसे तुकबत दिया तो शुरू से करती थी, वैसे ही करने लगी। और धीरे धीरे गोष्ठियों में सुनने जाती थी। हमारे ग्वालियर में बहुत अच्छी गोष्ठियां होती थी, वहां मैं सुनने जाती थी। बड़े बड़े साहित्यकार आते थे, जैसे वीरेंद्र मिश्र जी हैं, मुकुट बिहारी सरोज जी हैं, श्री जहीर कुरैशी जी हैं, महेश कटारे जी हैं, क्या किन किन के नाम गिनाऊं मैं, घनश्याम भारती जी हैं, प्रदीप चौबे जी भी हमारे ग्वालियर के ही थे, वो भी यदा कदा आया करते थे। तो उन सब लोगों को जी। सुनने में जाती थी। सुनते सुनते फिर उन्होंने कहा आप भी सुनाया कीजिए। जैसे ये आज का शब्दाक्षर जो पटल है, वो नए लोगों को बहुत एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। तो वैसे ही हमारे ग्वालियर में गोष्ठियां थी जहाँ नए लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता था। तो वहां फिर मैं सुनाने लगी। उन्हीं के माध्यम से कवि सम्मेलनों में भी गई, और वहां एक ने सुना तो दूसरे कार्यक्रम में बुलाया, दूसरे ने सुना तो तीसरे कार्यक्रम में बुलाया। ऐसे धीरे 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 अपने आप माउथ पब्लिसिटी से मुझे बुलाते चले गए। और अब तो 35-36 से भी अधिक वर्ष हो गए कवि सम्मेलन में मुझे। अच्छा, आपने पहली कविता वो कही थी शायद, कि कौन सी सुनाई थी, तो मैं उसके कुछ सुना देती हूँ, कुछ पंक्तियां। एक गजल थी मेरी जो मैं पहले सुनाया करती थी, कि मौसम की बेरुखी न यूं हमको बताइए, मौसम की बेरुखी न यूं। आपका अलका जी म्यूट हो गया फोन। जी। 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 हाँ। मौसम की बेरुखी न यूं हमको बताइए, मौसम की बेरुखी न यूं हमको बताइए, आंसू की बात छोड़िए, हंसना हाँ, 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 क्या सिखाइए, बात है। आंसू की बात अद्भुत। छोड़िए, हंसना सिखाइए, और मंजिल तो मिल ही जाएगी, घबराइए नहीं, मंजिल भी मिल ही जाएगी,
घबराइए नहीं, हिम्मत से एक पाँव तो आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए। वाह 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 वाह। हिम्मत से एक पाँव तो। और इसका एक शेर बहुत जी, अच्छा है कि सूरज स्वागत। की धूप ना सही, किस बात का है गम, सूरज की धूप ना सही, किस बात का है गम, दीपक में बातियों की ही गिनती बढ़ाइए, क्या बात है। दीपक में बहुत सुंदर। बातियों, मैंने रास्ता हमेशा खुला रहता है, काम करने वालों के लिए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, तो जी आशावादी रहिए, काम करते रहिए। इसी जी। तरह की क्या कविताएं मैं पहले सुनाती बहुत सुंदर। ये देखिए, कोई कह भी रहा था कमेंट में कि होनहार विद्वान के होठ चीखने पात। तो जब आपने, आपकी शुरुआती दौर की कविताएं ऐसी थी, तो समझा जा सकता है कि आज आप क्या लिखती हैं। और वाकई हम सब जब सुनते हैं तो लगता है कि आपने कैसे ये लिखा है। सब हम सब तभी सीखने की प्रक्रिया में हैं, और आप से, और अब सभी वरिष्ठ जितने हैं कवि कवित्रियां उनसे सीखते हैं। लेकिन आपका अंदाज बयां बहुत ही अलग और बहुत ही मतलब निराला सा है। तो क्या कहने, बहुत लगभग 30 लोग जुड़े हुए हैं इस समय पटल से, और सभी आपको सुनने को उत्सुक है। बहुत ही सुंदर आपकी कविता आपने सुनाई। क्या कहने, आनंद आ गया। तो आपसे दूसरे प्रश्न की ओर, क्योंकि हम आपको अधिक से अधिक आपके बारे में जानना और सुनना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आपसे प्रश्न पूछूंगी, और जिससे कि हम आपको ज्यादा सुने। मैं तो चुप रहना चाहती हूँ, कुछ सुनना चाहती हूँ। तो मेरा जी। दूसरा प्रश्न आपसे है कि आपकी मातृभाषा मराठी थी, फिर भी आपने हिंदी में इतनी उत्कृष्ट रचनाएं दी हैं। क्या आप मराठी में भी लिखती हैं? मराठी में मैं अधिक तो नहीं लिखती हूँ, क्योंकि जी बोलचाल की भाषा अलग होती है, साहित्यिक भाषा अलग होती है। जी कुछ जी कविताएं मैंने मराठी में लिखी हैं, बहुत अधिक नहीं लिखी। जी। अच्छा, कुछ बना मराठी की लेकिन। एक कविता की दो पंक्तियां सुना देती हूँ, मराठी की जी जो जी, मैंने लिखी स्वागत हैं। स्वागत स्वागत। जीवन के बारे में मैंने लिखा था कि जीवन कैसा है, मैं जीवन को किस दृष्टि से देखती हूँ। जी जीवना काय म्हणावे तुला, आहा, जीवना काय म्हणावे तुला, ज्येष्ठा मासी सूर्य जळतसे, करपुन पृथ्वी रोज रडतसे। इसका भाव बता देती हूँ कि जी जेठ मास में सूरज तपता है, धरती जलती है, और उसके जी बाद में वसंत ऋतु आती है, तो एकदम सारी पृथ्वी खिलखिलाने लगती है, मौसम सुहाना हो जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन है कि जी ज्येष्ठा मासे सूर्य जळतसे, करपुन पृथ्वी रोज रडतसे, आभाळाची आभा जाते, आभाळाची आभा जाते, बागेचे तर पान झरतसे, वासंती दिवसात पुन्हा मग, वासंती दिवसात पुन्हा मग, शेवंत्या फुलल्या, जीवना काय म्हणावे तुला। क्या बात है, क्या बात है। आपने मराठी में भी आपका जो इतना मधुर स्वर है और कितनी मधुर लय में आपने ये गीत सुनाया है। मैं भी कुछ दिनों मुंबई में रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन 2-3 साल रही तो थोड़ी मराठी समझ में आने लगी। लेकिन बहुत मीठी भाषा है मराठी भी। और हम, मुझे लगता है कि हमारे देश में सारी भाषाएं बहुत मीठी सी हैं, और आंचलिक भाषाएं और प्रादेशिक भाषाएं तो बहुत ही सुंदर हैं। और आप उनमें, अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ रचना की है, तो निश्चय ही उसमें और भी मधुरता घुल गई है, मिठास घुल गई है। बहुत सुंदर। अब बहुत हमारे साथ धन्यवाद। बहुत, जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 28-30 लोग। मैं सबको अलग अलग नाम लेके धन्यवाद नहीं ज्ञापित कर रही हूँ, लेकिन आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं, तो इस कार्यक्रम की सफलता
थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आपके उपस्थित होने से भी है, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का आनंद चौगुना हो गया है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग जुड़े रहिए, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। और आज इतनी महान शख्सियत हमारे पटल पर है, तो ये एक सबका लालच, एक लोभ भी है कि आपको सुने, क्योंकि कहीं ना सबको मंचों पे सुनने का, सामने से सुनने का अवसर कहाँ मिलता है। तो आप सामने से आज उपस्थित हैं, आपके बारे में इतनी सुंदर जानकारियां मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ और मैं आपसे अगले कुछ प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ कि आपने अपनी शिक्षा ग्वालियर से ही पूर्ण की। कॉलेज टाइम में देखिए एक भाव रहता है जो एक युवावस्था वाला, उस समय एक कविता अलग रूप में होती है। उस समय आपने कोई कविता लिखी हो जो आपको बहुत प्रिय रही हो, या आपकी प्रचलित हुई हो, या बहुत विख्यात हुई हो आपकी कविता, तो वो हम सब सुनना चाहेंगे। अलका जी, एक कविता जो मैंने, एक गीत उस समय लिखा था और वो मेरा सिग्नेचर गीत बन गया। मैंने जी उसे सुनाया तो बहुत बाद में, लेकिन लिखा जी मैंने तभी था कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी। वो मैं आपको जी, सुनाती हूँ। उसका एक बंद स्वागत है। सुनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरी पूरी कविताएं सुनाने लगी तो बहुत समय हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल स्वागत। कि आंखों में फागुन की मस्ती, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला हाँ, मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, वाह वाह। मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में। शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और एक बंद सुनिए इसका, कि पैरों की पायल छन की कंगन खन का, पैरों की पायल छन की कंगन खन का, हर आहट पर चौक चौक जाना मन का, और सांसों हाँ का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का सपनों के संसार में। शायद हाँ, ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। तो ये गीत, इस गीत ने मुझे बहुत लोकप्रियता दी, यश भी दिया। ये लिखा मैंने कॉलेज में पढ़ती थी तब, सुनाया मैंने बहुत बाद में। बहुत, लेकिन बहुत ही सुंदर गीत। मैंने भी आपका सुना है ये गीत यूट्यूब पे, और कई मंचों पे आपने पढ़ा है इसको। और जब भी मैं आपको सुनती हूँ तो कुछ एक गीत ऐसे हैं जो कि बहुत ही आपके विख्यात हुए, और वो है भी, उन गीतों में इतनी मधुरता और इतनी विलक्षणता है कि वो निश्चय ही सबके मन को पहली बार में ही भा जाते हैं। तो बहुत ही ये शानदार कार्यक्रम चल रहा है अभी भी। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जिस जैसा कि अच्छा। आजकल की ये कार्यक्रम का है कि लोग कम जुड़ पाते हैं, लेकिन फिर भी अभी आपका सुनने का मोह कौन छोड़ सकता है भला। 32 लोग जुड़े हुए हैं अभी हमारे पटल से, 34 लोग हैं। बहुत ही, और अभी मुझे लगता है कि कुछ लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके, उनके बारे में जान सके, क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं रोज ऐसे मंचों पर नहीं उपस्थित हो पाती हैं, उनके पास अपना समय का अभाव रहता है, उनकी अपनी व्यस्तता रहती है। अलका जी, कई लोग बाद में भी सुनते हैं इसे, बहुत सारे जी, लोग बाद में सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत समय अच्छा। ऐसा ऐसा है कि जब खाने पीने का समय है, सब लोग अपना जी जी जी, खान पान कर रहे फिर भी होते हैं। 33 लोग जुड़े हुए हैं मैम। लोग मुझे बाद में लग रहा है सुन कि लेते हैं। जी, मुझे लगता है 33 लोग भी जी आजकल लाइव में बहुत कम लोग जुड़ते हैं, उस हिसाब से अच्छी संख्या है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आप लोग जुड़े हैं, सुनते रहिए। जी, तो आगे बढ़ाते हैं जी कार्यक्रम को। जी, आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम को। और आगे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने पीएचडी हिंदी नवगीत में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना विषय में की है। कोई जी, खास वजह इस विषय को चुनने की, और कोई नवगीत आपका हम सब भी सुनने को उत्सुक है? खास वजह इसकी ये है कि मुझे चूंकि गीतों पर ही पीएचडी करना था, ये तो मेरा तय था जब मैंने एमए किया, जी और पीएचडी जी के लिए मेरा मन हुआ तो मेरा ये था कि मैं गीतों पर ही करूं। जी गीतों में करने के लिए फिर मुझे हमारे ग्वालियर के डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी हैं, उन्होंने सुझाया कि आप नवगीत पर कीजिए। और मैंने जी देखा भी था वैसे कि जो पत्रिकाएं जो आती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक जी हिंदुस्तान, उसमें नवगीत प्रकाशित होते थे। डॉक्टर कुंवर जी बेचैन जी के, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी के कई सारे नवगीत उसमें प्रकाशित होते थे, इंद्र सेंगर जी के भी नवगीत प्रकाशित होते थे।
और जी शंभुनाथ सिंह जी के नवगीत प्रकाशित होते थे, बहुत सारे नवगीत। तो मुझे लगा कि गीतों पर करनी, उन्होंने सुझाया मुझे कि नवगीत पर करिए, तो फिर मैंने नवगीत पर पीएचडी करने का सोचा। और नवगीत और गीत में ये अंतर है, थोड़ा-सा अंतर है। नवगीत भी गीत ही है मूल रूप से, लेकिन उसमें अ, विषय को या भाव को या कथ्य को एक नए तरीके से कहा जाता है। हमारा जो नया सामाजिक परिवेश है, नए नए हमारे भाव बोध हैं, उन्हें नए बिंबों के माध्यम से, अपने आसपास में विचरने वाले बिंबों के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जाता है। तो जी ये नवगीत और गीत में एक पारंपरिक धुन है, उसकी एक पारंपरिक मीटर है, छंद है। नवगीत में जी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें एक अलग कवि अपना एक अलग छंद का निर्माण भी कई लोगों ने किया है, और साथ में उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। तो पारंपरिक गीत से नए युग के गीत को अलग करने के लिए इसका नाम नवगीत दिया गया। जी मैंने भी बहुत सारे नवगीत लिखे उन दिनों में जब मैं पीएचडी कर रही थी, चूँकि वही सारा कुछ मन प्राण वही रमा हुआ था। तो एक नवगीत जी मैं आपको सुनाती हूँ, जिससे आपको पता स्वागत चलेगा कि पारंपरिक गीत और नवगीत में क्या अंतर है। पारंपरिक जी गीतों में नायिका का नक्शिक वर्णन होता था, या प्रकृति पर, सौंदर्य पर, जैसे छायावादी गीत हैं, वो लिखे जाते थे। नवगीत में हमारे आस-पास की जो सामाजिक यथार्थ है, उन पर लिखा गया। एक नवगीत जी सुनिए। स्वागत है इतवार के दिन को मैंने कहा है इसमें कि जी कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार। पारंपरिक गीतों में ये भावबोध नहीं था जो इस गीत में है, इसीलिए इसे नवगीत की श्रेणी में रखते हैं। कि जी भोर हुई सूरज ने अलसाई आंखें खोली, भोर हुई सूरज ने अलसाई आंखें खोली, उठ भी जाओ मेम साहब कुछ इतरा कर बोली, वाह गर्म चाय के साथ, गर्म चाय के साथ, गर्म चाय के साथ रखा है टेबल पर अखबार, हाँ कई हाँ हाँ दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, और नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, रानी जी धोएंगी पूरे आधा घंटा केश, हाँ हाँ और हाँ गुड़िया क्या बात बैठेगी, गुड़िया बैठेगी, गुड़िया बैठेगी सोफे पर अलती पलती मार, वाह और वाह वाह कई वाह क्या दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, खट्टी मीठी बातों को हंसकर दोहराएंगे, और वाह 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 गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे पूरे 7 दिनों का प्यार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार। वाह 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 क्या बात है मनचाहा इतवार वाकई बहुत मुश्किल से मिला और यही आपकी विलक्षणता है कि कितने एक बहुत ही छोटे से विषय पर मनचाहा इतवार हम सब सोचते हैं कि हाँ लेकिन आपने कितनी सुंदर रचना उस पे लिख दी तो ये एक आप में और लोगों पे यही फर्क है और कहीं ना कहीं यही सब हम सबको आपसे सीखना है तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और मनचाहा इतवार अब आने वाला ही है लेकिन मुझे आने लगता है कई वाला लोगों का है। इतवार आज ही है क्योंकि आज सभी फुर्सत में बैठ के आपको सुन रहे हैं तो मुझे तो मेरा इतवार तो मुझे लग रहा है आज ही हो गया है तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और जी। आगे के प्रश्न पर बढ़ती हूँ कि आप लगभग 35 वर्षों से काव्य गोष्ठियों कवि सम्मेलन में सक्रिय हैं तो आप काव्य के सभी रसों में लेखन करती हैं पर आपकी प्रिय विधा और प्रिय रस कौन सा है आप अपनी प्रिय विधा अ, में कोई भी रचना सुनाए विधा तो मेरी गीत है। मैंने जितने जी भी रसों में लिखा है, गीतों में ही लिखा है। गीत और जी गजलें भी कही हैं मैंने, लेकिन गजलें कम कही हैं। गीत ही मेरी जी प्रमुख विधा है। और जी कोई भी रस हमारे हृदय में, जैसे कहते हैं 9 रस होते हैं, वो हमारे हृदय में ही विराजमान होते हैं। तो ऐसा जी कहना बहुत कठिन है कि आपको कौन-सा रस अच्छा लगता है। अगर आप लेखक हैं, अगर आप कवि हैं, तो आपके आपके जीवन में जितनी भी भावनाएँ हैं, जितने भी प्रसंग आते हैं, उन्हें आप कविता में ढालना चाहेंगे। तो जब आपका मन प्रसन्न होता है, तब उस तरह की कविताएँ लिखी जाती हैं।
जब आप थोड़े से निराश होते हैं तब उस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं, जब उद्वेलित होते हैं उस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं, जब उत्फुल्ल होते हैं उस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं। तो ये नहीं कह सकती मैं कि कौन सा रस मेरे हृदय के बहुत समीप है। जैसे विविध रंगी विविध वर्णी हमारा जीवन होता है, उसी तरह से मेरा मेरा कवि काव्य संसार भी है। और एक बात मैं कहूँ कि ये कहना बल्कि ये एक बना दिया है कि फला इस रस के कवि हैं, दूसरे उस रस के कवि हैं। ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति निरंतर श्रृंगार रस में ही जाता रहे, निरंतर श्रृंगार ही करता रहे? अरे कभी कभी तो वो भी निराश होता है। तो उस तरह की कविताएं, जब देश पर संकट आता है तो क्या हम श्रृंगार रस की कविताएं लिखेंगे? अगर हमारा दायित्व हमारा दायित्व है कि जब कोई भी परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो हम अपनी लेखनी के माध्यम से उसे प्रकट करें, लोगों में उत्साहवर्धन करें। तो अगर देश पर संकट है, विश्व पर संकट है और आप श्रृंगार रस की बांसुरी बजाते रहे हैं तो कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, अप्रासंगिक है। कई सारी कवित्रियों को ये कह दिया जाता है, विशेष रूप से कवि सम्मेलन के मंचों पर तो ये मांग रहती है कि कवित्रियां तो केवल श्रृंगार रस ही सुनाएंगी, श्रृंगार ही पढ़ेंगी। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने इस सांचे को तोड़ा है, इस सांचे को मैंने तोड़ा है और उसके लिए मुझे काफी श्रम भी करना पड़ा कि नहीं, मैं श्रृंगार रस की कवित्री क्यों हूँ, मैं केवल श्रृंगार ही क्यों सुनाऊं। अगर देश पर करगिल पर जब करगिल का जब युद्ध हुआ तब मैंने वीर रस की बहुत सारी कविताएं लिखी। जब किसी बच्ची का अपहरण होता है और उस पर बलात्कार किया जाता है, किसी भी युवती पर, पूरे देश में एक त्रासदी का वातावरण हो जाता है। जब निर्भया कांड हुआ था उस समय मैंने उस तरह की कविताएं लिखी थी। तो ये तो हमारा दायित्व है कि समाज में जो घटनाएं चल रही हैं उन घटनाओं से उद्वेलित हमारा मन होता है तो हम उस तरह की कविताएं लिखें। और लिखते बहुत लोग होंगे लेकिन मंच पर नहीं सुनाते, क्योंकि वो एक खांचा बना दिया गया है कि कवित्री को श्रृंगार रस ही प्रस्तुत करना है। लेकिन मैंने सारे रसों को प्रस्तुत किया। मैंने वीर रस भी सुनाया, मैंने करुण रस भी सुनाया, मैंने श्रृंगार रस भी सुनाया, मैंने अद्भुत रस भी सुनाया, मैंने हास्य रस भी सुनाया। हास्य की कवित्रियां बहुत कम है लेकिन मैंने हास्य भी सुनाया। बहुत आगे मैं इस सवाल पे आऊंगी आपसे, और लेकिन हाँ जी, आप जारी रखिए। मैंने गद्य व्यंग्य भी लिखे, अब मैं संस्मरण भी मैंने लिखे हैं जिनकी अब पुस्तक प्रकाशित होने वाली है। मैंने कवि सम्मेलनों के संस्मरण भी लिखे हैं जो संभवतः पहली बार लिखे गए हैं इस वृहद स्तर पर। उसकी पुस्तक भी मेरी आने वाली है। और अभी एक किताब पर मैं काम कर रही हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा जी से लेकर अभी तक जितनी कवित्रियां मंचों पर सक्रिय रही हैं उन सब को लेकर एक तरह के कवित्रियों का इतिहास वाचिक परंपरा में, वो उसकी मैं एक पुस्तक लाने वाली हूँ बहुत शीघ्र। तो एक तरह का अपना दस्तावेज होगा, क्योंकि मंच पर कवित्रियों के दाय को रेखांकित नहीं किया जाता। बहुत सारे लेख मैंने पढ़े हैं जहां पर स्वर्णाक्षरों से लिखे गए हैं कि प्रमुख 10 कवि, तो केवल कवि का ही नाम आता है, उसमें किसी कवियत्री का उल्लेख ही नहीं होता किसी लेख में। तो मैंने सोचा, एक दिन मेरे मन में आया कि इतनी बड़ी बड़ी कवियत्रियां हमारे मंच पर रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, महादेवी वर्मा जी, इंदुमती कौशिक जी, सावित्री शर्मा जी, प्रमिला शर्मा जी हैं, और स्नेहलता स्नेह हुई हैं, साथ में डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी हैं, और प्रमिला भारती जी हैं, और कितनी कवित्रियां हुई हैं। उसके बाद माया गोविंद जी को तो बहुत यश मिला। साथ में श्रीमती प्रभा ठाकुर जी हुई हैं, इंदिरा इंदु जी हुई हैं। उसके बाद कितनी समृद्ध परंपरा हमारी वाचिक परंपरा में कवित्रियों की रही है, लेकिन उसे अलग से रेखांकित नहीं किया जाता है ना, क्योंकि कवित्रियों ने ही उसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, लिया नहीं उन्होंने अपने आप को। तो मेरा प्रयास है कि मैं इस पर एक पुस्तक लाऊं। इस प्रयास के लिए आपको नमन है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत तो होती है, और आपने एक बहुत ही एक अलग हट के और एक बहुत आवश्यक शुरुआत, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ से शुरुआत होती है कोई नहीं, आपने इस विषय में इतना सोचा, तो ये हम सब कवित्रियों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं
क्योंकि हम सबको भी आगे जाना है और कहीं ना कहीं ये सब आपसे प्रेरणा इस सब बारे में लेनी है। तो बहुत आगे बढ़ती हूँ मैं, जल्दी जल्दी आपसे जी। ढेर सारे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जिससे कि बहुत सारा आपके बारे में जान पाऊँ। आगे बढ़ती हूँ और पूछती हूँ आपसे कि एक चलिए आगे अब इस बार मैं पूछूंगी, क्योंकि अभी मैं चाहती थी कि कोई प्रिय विधा में, लेकिन आपने इतना अच्छा इसका आंसर दिया कि सच बात आपने कही कि एक विधा में कोई कैसे लिख सकता है। अगर आप कवि हैं तो आपके मन में बहुत सारे भाव आते हैं, तो बहुत विधाओं में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। आपने दूरदर्शन, आकाशवाणी और विदेशी चैनलों पर भी कई बार काव्य पाठ किया है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, अपने आप ही सब कुछ होता चला गया। मैंने केवल जी। परिश्रम किया लेखन पर। और जी। जैसे मैंने कहा ना कि पहले एक सुनता था तो दूसरे को बताता था कि भई आप बहुत अच्छी, एक कोई नया कोई व्यक्ति आया है, तो उसे बुलाया जाए। तो ऐसे ही दूरदर्शन, तब तो एक ही चैनल था, दूरदर्शन। और हम्म। आकाशवाणी से मैं बहुत बचपन से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहली बार मेरे हम्म। पिताजी मुझे आकाशवाणी में लेकर गए थे। जी। जब मैं क्लास 5th में थी, हमारे ग्वालियर में आकाशवाणी थी। आकाशवाणी की स्वयं की बिल्डिंग भी नहीं थी तब। आकाशवाणी जी। ऐसी ऐसी थी कि नीचे चक्की थी, और जब चक्की अच्छा। चलती थी तब आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग बंद कर देनी पड़ती थी, उसकी आवाज आती ओहो। थी। तो वैसी थी, तो वो मेरे पिताजी वहां पर लेकर गए थे और मैंने वहां बालकुंज कार्यक्रम में सबसे पहली बार किसी और की कविता सुनाई थी। स्वरचित तब तक मैं नहीं लिखती थी, तो वह जी। तब मैंने किसी और की, अपने किसी और अन्य कवि की, उसका नाम लेते हुए कविता सुनाई थी। और उसके बाद जी। युवाणी कार्यक्रम में और हिंदी वार्ता में धीरे 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 बुलाते चले गए। आप परिश्रम जी। करते हैं ना, तो सब काम अपने आप होने लगता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सच कहा। और मैं मेरा भी ये मानना है कि लोग बाग ये कहते हैं कि इनको ऐसे ही किसी से कहीं से ये उपलब्धि मिल गई या इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही हर कार्य में जब आप परिश्रम करते हैं, आपकी उत्कृष्टता दिखती है, तो वो आपको ऊँचाइयों पे ले जाती है। और जो लोग ऊँचे पायदान पे हैं, कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया है, बहुत ही अपने जीवन का बहुत समय दिया है उसमें। तो और आप जैसे लोगों का तो मैं क्या कहूँ कि बहुत ही आप कहाँ से, आप बहुत ही शुरू 35, आप कह रही हैं 35 से 40 साल हो गए आपको इस क्षेत्र में, तो निश्चय ही आप पूरी तरह समर्पित हैं। और आपको पुनः मैं नमन करती हूँ बार बार, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सच कह रही हूँ कि मैं, आप मेरे चेहरे से मेरी खुशी देख सकती हैं कि मुझे कितना आनंद आ रहा है आपके साथ यहाँ पर उपस्थित होके। आगे बढ़ती हूँ। कविता के साथ जी। साथ आप व्यंग, गद्य लेखन व संस्मरण लेखन में भी सिद्धहस्त हैं। कृपया अपनी कोई भी व्यंग की कविता हम सभी के साथ साझा करें। आपकी मेरे पिया ने पीली भंग, अभी किसी ने अ, उसमें शायद बोला भी था, या कोई भी जो आपको अच्छी लगे अपनी रचना व्यंग वाली, हम सब सुनना चाहते हैं। अ, हाँ, वो तो हास्य की रचना है। जी, मेरे पिया ने पीली हास्य भंग। व्यंग कोई भी सुनाइए जो भी आप। हाँ, जी। मैंने गद्य व्यंग्य भी लिखे हैं बहुत सारे, लेकिन मैं आपको जी। जो आप कह रहे हैं उसी की सुना देती हूँ, एक अंतरा सुनाती जी। हूँ। जी। 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 मैं तो देख के रह गई दंग, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल हाँ, गई, हाँ। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। हास्य और व्यंग में बहुत बारीक अंतर होता है। जी। हास्य जी। होठों पर मन में एक उत्फुल्लता उत्पन्न करता है, जबकि व्यंग एक चुभन देता है, सोचने पर विवश करता है। दोनों में जी। एक इतना सा बारीक अंतर होता है। मैं तो जी। देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। अजब है हाल बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। हाँ, हाँ। नयन भिगोए कभी जार जार रोए, कभी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे। और गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए कभी, और बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। मुंह हाँ, हाँ, में हाँ। दबा के पान छेड़े बेसुरीली तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। हाँ, हाँ। फिरे होकर फिरे होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। और भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले,
मुझको वो गुल गुलजार कहने लगा, खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चढ़ा बहुत। ऐसा, चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। वाह वाह वाह, रंगत बदल गई, और इस कार्यक्रम की भी रंगत बदल गई है, और हमारे शब्दाक्षर संस्था की भी रंगत बदल गई आपके आने से। बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत, अभी भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, करीब 35 से 40 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। कोई भी आज मुझे लगता है आपको सुनने का इतना सभी को एक लालच है, कहना चाहिए कि कोई भी यहाँ से हटना नहीं चाहता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग इतने मनोयोग से सुन रहे हैं और उपस्थित हैं यहाँ पर, और बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं और समय बहुत तेजी से जी आगे बढ़ रहा है। तो मैं मेरा अगला प्रश्न है कि कवि सम्मेलन की एकमात्र पत्रिका भी आपने जैसा बताया भी, कवि सम्मेलन समाचार के उप संपादक भी आप रही हैं। नवांकुर का कोना नाम से कवि सम्मेलन भी आपने आयोजित किया है, आयोजित कर रही हैं आप। नवांकुरों के साथ कवि सम्मेलन का आपका अनुभव कैसा रहा? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? और आपने किसी कविता में अगर ये अपनी कविता में अगर ये कोई संदेश इस तरह का दें हम नवांकुरों को सभी को, तो बहुत ही आनंद आएगा। जी। कवि सम्मेलन समाचार पत्रिका, बहुत बड़े रचनाकार श्री सुरेंद्र दुबे जी उसके संपादक थे, और मैं उसकी जी। उप संपादिका थी। तो कवि जी। सम्मेलन जैसे अखबारों में छपता था, कहीं कवि सम्मेलन हुआ, लेकिन वो एक जगह का अखबार दूसरी जगह नहीं जाता था, तो लोगों को जी। पता नहीं चलता था कि कहाँ कहाँ कवि सम्मेलन हुए, किस किसने क्या क्या सुनाया। तो उन्होंने इसी विचार को लेकर कवि सम्मेलनों की पत्रकारिता शुरू करने के उद्देश्य से कवि सम्मेलन समाचार पत्रिका प्रारंभ की, और बहुत अच्छी पत्रिका, उसमें जी। मैंने बहुत सीखा और मैंने काम भी किया। उसके बाद जो आप नवांकुरों का कहना कोना कह रहे हैं, हमारी एक संस्था है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच। कोरोना जी। काल में हमने बहुत सारे कार्यक्रम ऑनलाइन उसमें आयोजित किए, जिसमें नवांकुरों का कोना था, उसमें नहले पर दहला था, उसमें कवि जी घर पर हैं था, इस तरह जी। इंद्रधनुष कार्यक्रम था, विविध वर्णी कार्यक्रम था उसमें। तो ऐसे हमने बच्चों के लिए, बच्चों का एक कवि सम्मेलन भी बहुत सारे आयोजित किए थे। तो नई नई बातें मैं करती रहती हूँ। आजकल एक कार्यक्रम मैं कर रही हूँ, कविता चली मॉल की ओर। जी। जी। लोगों को लगता होगा, कैसे बहुत लोगों के कमेंट ऐसे भी आते हैं कि कविता क्या ऐसी मॉल में सुनाने की चीज है क्या, ये तो बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं। हर समय की चुनौतियां अपनी अलग होती हैं, और उन चुनौतियों का सामना जो करता है वही जीतता है। मेरे मन जी। में एक दिन आया कि पहले मेलों में भी तो कवि सम्मेलन होते हैं। जब अगर जी। पहली बार किसी ने किसी मेले में कवि सम्मेलन आयोजित किया होगा, तो उसकी उसे भी लोगों ने सोचा होगा कि ये मेले में कैसे कवि सम्मेलन होगा। जी। जी। लेकिन मॉल में कवि सम्मेलन में हमारा जो कार्यक्रम है वो इतना सक्सेस रहा है, इतना सफल रहा है। मैंने ये देखा जी। कि मॉल में हर सारे जितने भी बोर्ड होते हैं वो अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं। वहां जाने के बाद हिंदी बोलने वाले भी अंग्रेजी में गिटर पिटर करने लगते हैं, जी। और जी। अधिकांश रूप से वहां युवा पीढ़ी आती है। जी। तो हमें क्यों ना, अगर वो हिंदी तक नहीं आ सकते, तो हमारा दायित्व है कि हम हिंदी को उन लोगों तक लेकर जाएं। जी। और उसी उद्देश्य से हमने मॉल में कवि सम्मेलन प्रारंभ किए, और अभी 3 तारीख को हमारी वरिष्ठतम कवयित्री प्रमिला भारती जी का जन्मदिन हम द्वारका के रिलायंस मॉल में मनाने वाले हैं। आप लोग भी जी। आइएगा, जो भी दिल्ली में रहते हैं, आप देखिए किस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं। आपने जी। नवांकुरों के लिए कहा, तो जी। नवांकुरों के साथ देखिए हर समय में नई प्रतिभाएं आती हैं। नई जी। प्रतिभाओं को उभारने का, उन्हें प्रोत्साहित करने का हम सब लोगों का दायित्व है। जी। बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं नए युवकों में है, युवतियां बहुत अच्छा लिख रही हैं। बस एक बात है कि उन्हें दिशा देने वाली बात है। जैसे शब्दाक्षर संस्था नए लोगों को बहुत प्रोत्साहित करती है, उसे दिशा देती है, उसी जी। तरह से हमने नवांकुरों का कोना किया था। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की, धैर्य रखने की आवश्यकता है। नए लोगों में धैर्य बहुत कम है।
उन्हें बहुत जी, जल्दी उन्हें लगता है कि हमने एक कोई कविता लिख ली, उसे सुना दिया और हम इतने अधिक लोकप्रिय हो जाएँ कि हमारा नाम बिल्कुल घर-घर तक पहुँच जाए। ऐसा जी, होता नहीं है, कविता एक साधना है, उसे साधना पड़ता है। जी, उसकी उसकी तपस्या करनी पड़ती है। आपको एक-एक शब्द मौलिक रचना करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने यूट्यूब में 10 लोगों को सुना और 10 लोगों की किसी की ड्रेस सेंस की कॉपी की, किसी की धुन ली, किसी के शब्द लिए, 2-4 पंक्तियाँ इधर-उधर जोड़-जाड़ के आपने एक कविता बना दी। जी, वो आप झंडू च्यवनप्राश तो बना सकते हैं, झंडू का जी, पंचारिष्ट टाइप का तो बना सकते हैं। जी, हो जी, सकता जी, है कि आज के ये इंटरनेट के युग में अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका अपीयरेंस अच्छा है, तो आपको कुछ लोग पसंद भी करने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो जी, जी, बहुत नाम कमा रहे हैं, लेकिन उससे हुँ, आपको आत्म-संतुष्टि तो नहीं मिलेगी। नहीं, बिल्कुल कविता सही। लिखने की जो एक परम आनंद की स्थिति है, उस तक आप कभी नहीं पहुँच पाएँगे। जो लोग कविता लिखते हैं, कविता जीते हैं बल्कि लिखना कम हुँ, गलत है। जो कविता को जीते हैं, उन्हें उस परम आनंद की प्राप्ति होती है जिसके सामने सारी धन-दौलत फीकी लगने लगती है। कुछ नहीं है सही है। उसके न आगे, ना नाम है, ना पैसा है, ना यश है, ना लोकप्रियता है। उसका हुँ, आनंद कुछ और ही है। तो मैं नए हुँ, लोगों से ये कहना चाहूँगी कि उस आनंद तक पहुँचिए। उसके बाद हुँ, यश और लोकप्रियता तो आपके पीछे-पीछे आएगी, कोई रोक नहीं सकता आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कविता की साधना कीजिए। साधना कीजिए। बहुत बहुत आपने बहुत सटीक और बहुत अच्छी बात कही। ये बिल्कुल सच है कि आजकल जो नए लोग हैं, उनको लगता है कि कुछ कविताएँ लिखने के बाद ही वो तुरंत मंच पे पहुँच जाएँ और तुरंत उनको प्रसिद्धि मिल जाए और तुरंत वो विदेशी दौरे पे भी जाने लगें। हुँ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक साधना नहीं है और देखिए एक अलका जी जा भी सकते हैं विदेशी दौरे पर, इसमें हाँ, कुछ नहीं। हाँ। अगर आपकी प्रस्तुति अच्छी है, तो लोग आपको जी, हाथों-हाथ लेंगे। आजकल तो एक वीडियो वायरल किसी की हो जाती है, तो वो एकदम लोगों के मन में आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप कविता को साधेंगे, तो आप लंबे समय तक जी, टिक पाएँगे। नहीं जी, तो जी। आप थोड़ी-सी दूर चलेंगे, 1-2 साल आप चमकेंगे, उसके बाद बस, आपका ढलान का समय आ जाएगा। जो भी जी, लोग बिल्कुल। कविता के क्षेत्र में अभी सितारे की तरह चमक रहे हैं, उन्होंने जी, कविता की साधना की है, उसकी तपस्या की है, वो जानते हैं कविता क्या है। और उसके जी, जी। बाद वो आपस का तामझाम करते हैं, ऊपर का तामझाम। हुँ, बिना हुँ। अगर आपके पास उसका बीज ही नहीं है, तो आप उसका वृक्ष जी, कैसे बनेगा? कैसे बनाऊँ? अगर जी, वृक्ष बिल्कुल सही छोटा कहा। छोटा बहुत पौधा बन भी गया, तो उसमें फल नहीं आएँगे। आ भी गए, तो बिल्कुल, 2-4 फल आकर रह जाएँगे। रह जाएँगे, फिर दूसरी फसल में कोई फल नहीं आएँगे, नहीं फिर वो आएँगे। बिना बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत कितनी अच्छी बात कही आपने कि वाक़ई एक साधना है लेखन और इसमें जब हम डूब के कुछ करेंगे, तभी हम कुछ पा पाएँगे। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और आपसे इतनी अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं और हम सब अभिभूत अभी भी आपको मैं बताऊँ 45 लोग जुड़े हुए हैं पटल से मतलब लोग कम नहीं हुए हैं क्योंकि आप एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको सुनने का लोभ मुझे लगता है कोई छोड़ ही नहीं सकता। जो एक बार अभी इस पटल पे आया है वो वापस नहीं गया है। बहुत धन्यवाद आप सब जुड़े रहिए। आगे बढ़ती हूँ अपने अगले प्रश्न के साथ कि महिलाओं के लिए शायद हाँ ये एक प्रश्न है महिलाओं के लिए काव्य गोष्ठी और अनेक कवित्री सम्मेलन का आयोजन आपने किया है और आपकी एक कविता आज की ताजा खबर लड़कियों की जिंदगी एक खुशफहमी इस तरह से कुछ है कविता मैं फिर से पढ़ती हूँ एक जी, कविता है जी, आपकी बिल्कुल। कि आज की हुँ, ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी एक खुशफहमी की जिसको जिंदगी कहते हैं लोग उसका बस एहसास भरा लड़कियों की जिंदगी बहुत ही हुँ। सुंदर रचना है आपकी बहुत सुंदर कविता है गीत है आपका ये और महिलाओं के लिए जो काव्य गोष्ठी और कवित्री सम्मेलन का आयोजन करते हैं उस पर कुछ प्रकाश डालिए आप और ये गीत हाँ, भी हम आपके हाँ, जी ये गज़ल है गजल है और ओके जी हाँ, पहले तो ये जानने की आवश्यकता है जो नए लोग लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बस अपने मन के भाव लिखते हैं। अब वो गीत जी है, गज़ल है, दोहा है, चौपाई है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अगर जी आप जी लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पता करके पता लिखिए। हुआ बिल्कुल है ना? बिल्कुल पता करके लिखिए और जी बिल्कुल जी नए-नए बच्चे होते हैं, वास्तव में उन्हें नहीं पता होता। लेकिन जब जी आप लेखन के क्षेत्र में आ ही गए हैं, तो आप अध्ययन कीजिए, उसे पता बिल्कुल कीजिए और जब आप पता करेंगे तो हमारा जो ये व्याकरण है, व्याकरण की दृष्टि से लिखेंगे ना तो आपका लेखन बहुत पुष्ट होगा। व्याकरण जी इसीलिए बनाया गया है कि उसकी मारक क्षमता बढ़े, जो भाव आप जी कहना चाहते हैं वो दूर तक पहुँचे और देर तक रहे।
तो आप जी उसे पढ़कर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने बिल्कुल। महिलाओं के लिए बोला है, तो मुझे ये लगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कवि सम्मेलनों में महिला कवित्रियों की भूमिका बहुत सीमित सी कर दी गई है। जी वो एक सरस्वती वंदना करे, मतलब सुकंठी तो हो, बहुत अच्छा हम्म गाती हो, हम्म और वो सरस्वती वंदना करे और उसके बीच हम्म बाद में एक श्रृंगार रस का गीत सुनाए हम्म बहुत अच्छे स्वर में, और उसके बाद चुपचाप बैठ जाए। हम्म ये एक भूमिका बना दी कवित्रियों की कवि सम्मेलनों में। बारह हम्म बारह कवि होते हैं कई बार, और एक ही कवित्री होती है पूरी टीम में। और उसका कारण भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ज्यादातर संयोजन कवि लोग करते हैं, जी कवित्रियां संयोजन बहुत कम करती हैं। जब आपके पास बहुत हाथ में कोई पावर ही नहीं है, तो आप केवल जी जाएंगे और एक उनके फॉर्मेट में आपको फिट होना है तो आप उसी तरह करके आ जाएंगे। मेरे मन में ये जी आया कि ऐसे क्यों है, इतनी सारी कवित्रियां हैं, तो हम कवित्री सम्मेलन क्यों ना आयोजित करें। जी तो जी मैंने बहुत सारे कवित्री सम्मेलन आयोजित किए और सारे बहुत सफल रहे कवित्री जी सम्मेलन। कवित्रियों को अवसर मिला, जिससे उनकी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिला। मैं जी ऐसा कुछ न कुछ, मेरे दिमाग में खुराफात चलती रहती है और मैं कुछ न कुछ ऐसा नया नया करती रहती हूँ। नहीं नहीं, ये खुराफात नहीं, ये तो बहुत मुझे लगता है आवश्यक चीजें हैं, क्योंकि कोई किसी ना किसी को तो इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना ही है। और आप महिलाओं के लिए इतना कुछ सोच रही, क्योंकि आप स्वयं एक महिला हैं, तो आपको उस दौर से गुजरना भी पड़ा है, तो आप उस चीजों को बखूबी जानती हैं और उस क्षेत्र में कार्य कर रही, तो ये तो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी अच्छा, आपने वो गजल बोली, सुनाने के लिए जी सुनाती जी हूँ। आप वो कर दो। जी जी कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, हाँ और रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी, को हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। और इसका आखिरी शेर है कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की हाँ हाँ, क्या जिंदगी। बात, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावुक रचना है। मैंने इसको कई बार सुना भी, इस गजल को। और सच में वाकई लड़कियों की जिंदगी को बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने इस गजल में पिरोया है। तो बहुत आनंद आ रहा है आपको सुनकर। अभी भी मैं आपको बताऊं, लगभग 50 लोग हमारे इस पटल से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सब आपकी उपस्थिति के कारण है, कि क्योंकि आप हैं, आपको सब सुनना चाहते हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग जुड़े हैं और सुन रहे हैं इतने मनोयोग से। जुड़े रहिए। आगे बढ़ती हूँ। जी, आपने नशा मुक्ति के लिए भी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। हिंदी सेवी संस्थाओं का सम्मान भी आपने किया है। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। हम सब इसके बारे में जानना चाहेंगे। नशा मुक्ति पर भी मैंने किया है। हमने एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय सेमिनार किया था, जिसमें जी हमारे प्रेरणा दर्पण मेरी संस्था जो मैंने कहा ना, उसमें हरिप्रकाश पांडे जी उसके महासचिव हैं, ओम प्रकाश जी कल्याणी उसके उपाध्यक्ष हैं। हम सबने मिलकर हमारे यहाँ एक नशा मुक्ति संस्था है, रेखा झिंगन जी उसे चलाती है, मेरे पास में है। तो हमने उन्हें जी आमंत्रित किया था, एक योग शिक्षक को आमंत्रित किया था, एक डॉक्टर को आमंत्रित किया, दो तीन डॉक्टर्स थे, उन्हें आमंत्रित किया था। और मुझे लगा कि जी हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में जाती चली जा रही है, बहुत सारे जी नशे करने लगे हैं, तो कैसे उन्हें नशे से दूर रखा जाए और नशा करने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इस पर हमने एक दायित्व समझते हुए
संगोष्ठी की थी, और हम लोग उनके केंद्र में भी जाते हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र है। कोई व्यक्ति हमें ऐसा दिखाई देता है तो उन्हें भी वहां का पता देते हैं, वहां पहुंचाते हैं। और अभी हमने एक कार्यक्रम भी अटेंड किया था जिसमें तंबाकू भगाओ कैंसर, तंबाकू छोड़ो और कैंसर तंदुरुस्ती से नाता जोड़ो, ऐसा एक कार्यक्रम था। अच्छा, और कैंसर को भगाने के लिए। तो ऐसे ऐसे काम मैं करती रहती हूँ। क्या बात है। आपको जितना जान रही हूँ उतना और ही आपके प्रति नतमस्तक हो रही हूँ। बहुत ही आप महिलाओं के लिए, नशा मुक्ति के लिए, काव्य के लिए, साहित्य के लिए निरंतर प्रयासरत हैं इनके उत्थान के लिए। और इतने अच्छे से, एक तरह से देखा जाए आप एक बहुत उत्कृष्ट कवित्री तो हैं, कहीं ना कहीं ये समाज सेवा का कार्य भी आप बहुत ही लगन से और कर रही हैं, इससे भी जुड़ी हुई हैं। बहुत ही आपके कई पहलू से हम लोग अवगत हो रहे हैं जीवन के, तो बहुत ही ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। और आगे बढ़ती हूँ बहुत जी। क्योंकि समय होने वाला है लगभग, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है, मैं आज आपको सारे जो क्वेश्चन मैंने सोचे उनको पूछे बिना जाने नहीं दूंगी। हाँ, नहीं, तो बहुत थोड़े से पूछिए आप, क्योंकि समय हो रहा है, खाना भी नहीं खिलाना नहीं, है घर के बिल्कुल लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा समय नहीं है। कुछ जी। एक क्वेश्चन ही कुछ एक प्रश्न ही जी। बाकी है। तो अब मैं आपसे एक अपना मन पसंदीदा प्रश्न पूछती हूँ कि आपकी पसंदीदा रचनाओं में से कोई भी एक रचना जो आपको बहुत ही प्रिय हो। वैसे आपने बहुत सारी सुनाई, लेकिन और भी कोई ऐसी एक रचना जो सुनाइए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तो सारी रचनाएं अच्छी लगती सारी हैं। अच्छी लगती है। सारी अच्छी फिर लगती है उनमें क्योंकि से ही मैंने कोई लिखी एक है। हैं। जी जी जी, उनमें से रचनाएं जो कोई भी होती हैं एक वो रचना। हमारे, हाँ, हमारे पुत्र पुत्रियों की तरह होती हैं, जी जी हमारी जी सखा होती हैं, तो जी वो हमें क्यों नहीं प्रिय होंगी। जी जी, एक कोई भी सुनाती हूँ उनमें मैं, से जो एक। काफी जी लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है, और पहले तो मैं उस रचना को सुना ही नहीं पाती थी, भावुक हो जी जाती थी सुनाते समय। बेटी की जी विदाई पर मेरा जो गीत है, जी वो जी जी, उसके एक बंद मैं आपको सुना देती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और लाड से पली बढ़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आंख की पुतली तू हो रही पराई, आंख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। आह, बहुत ही भावुक अभिव्यक्ति है, बहुत ही भावुक रचना है आपकी। और इसे भी मैंने कई बार ही सुना। बहुत वाकई जब भी सुनो तो मन भावुक सा हो जाता है। बहुत ही सुंदर रचना है। चलिए आगे बढ़ती हूँ जल्दी से। और आपके सबसे पसंदीदा कवि या कवित्री और कोई भी ऐसी शख्सियत जिसने आपको बहुत ही प्रेरित किया और प्रभावित किया हो, उसके बारे में कुछ अगर आप बताएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी शख्सियत जिन्होंने मुझे प्रेरित किया वो मेरे पिताजी। वो हम्म। कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े कर्मठ, बहुत ईमानदार, और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत समर्पित। तो जी उन्हीं जो गुण आए हैं ना, वो उन्हीं के द्वारा मुझ तक आए हैं। उनका ये जी था कि समाज, हमारे पास क्या है, ना तो धन दौलत है, ना कोई कोई और चीज है, अगर हमें करना है तो हमारे पास केवल हमारा परिश्रम है। कोई भी काम जी करो, बहुत परिश्रम से करो, लगन से करो, और पूरी तरह समर्पित होकर करना है। तो यही बात जी मुझ में भी आई, तो इसलिए मेरे आइडल मेरे पिताजी हैं। और साहित्यिक क्षेत्र में कहूँ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रभावित किया। किसी एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले सकती, किसी की रचनाओं में से भी किसी की कुछ रचनाएं मुझे अच्छी लगी, किसी का जी प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा लगा, किसी का जी यात्राओं में जो मिलनसारिता थी वो बहुत अच्छी लगी,
किसी का बहुआयामी व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगा। तो हर किसी से मैं कोई आवश्यक नहीं है कि जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उन्हीं से सीखती हूँ। मेरे हम उम्र जी, जो हैं या मुझसे बहुत छोटे हैं, उनसे भी मैं सीख सकती हूँ और मैं सीख लेती हूँ। जी, जी, तो किसी का बोलना बहुत अच्छा होता है, जैसे आप हैं इतना अच्छा बोल रही हैं, तो मैं आपसे भी सीख रही हूँ। नहीं, नहीं, ये मेरा किसी की सौभाग्य मुस्कुराहट है। बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग जी, ऐसे होते हैं कि जो बहुत संकट की स्थिति में भी बहुत धैर्य रखते हैं। जी, तो ये उनसे सीखने की आवश्यकता होती है और वो मैं सीखती हूँ। जी, कभी मैं बताऊँ कवि सम्मेलनों में भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब लाइट चली गई अचानक से, कार्यक्रम हो रहा जी, है, बिजली चली गई। कई लोग बहुत जी, विचलित हो जाते हैं और अब स्वयं तो विचलित होते ही हैं, दूसरों को भी विचलित कर देते हैं। लेकिन कुछ जी, लोग जी, होते हैं कि उस संकट की स्थिति में बड़े धैर्य से काम लेते हैं और सब लोगों को भी जी, धैर्य बंधाते हैं कि नहीं बस ठीक हो हुँ, जाएगा, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो जी, ये चीज़ बहुत सीखने की होती है, ये मैंने कई लोगों से सीखा है। जी, तो तो ऐसी ये संकट तो की स्थिति में कैसे धैर्य बनाए, स्वयं स्वयं ही नहीं दूसरों को भी धैर्य बंधा कर रखें। जी, 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 मैं बताऊं और एक हम भी कार्यक्रम में आपसे मैं गई थी, जी, मैं बताती हूँ एक कार्यक्रम में मैं गई थी, वहां सावित्री कोचर जी संचालन कर रही थी। सावित्री जी, कोचर जी मुंबई की रहने वाली हैं और कवि सम्मेलनों के बहुत संचालन उन्होंने किए हैं। तब मैं जी, संचालन नहीं किया करती थी, मेरी उम्र भी थोड़ी कम थी, इतना अनुभव नहीं था। तो जी, अचानक से ना हड़कंप सा मच गया, कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया, हॉल में कुछ लोग बैठे थे उनमें लड़ाई झगड़ा सा हो गया। तो एकदम जी, मैंने उनको कहा सावित्री जी को कि दीदी ये क्या हो गया अचानक से, आप थोड़ा संभालिए। तो उन्होंने कहा जी, कि नहीं अभी आयोजक लोग संभाल लेंगे अपने आप। और वास्तव में थोड़ी देर में आयोजकों ने सारा उनका वातावरण उनका गुस्सा वुस्सा जो भी था आपस का वो शांत कर दिया, दोबारा से वातावरण बना दिया। तो मैंने उनसे ये सीखा कि अतिरिक्त रूप से हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ आवश्यकता हो वहीं बोला जाए और कार्यक्रम को कैसे संभालना है, तो उस तरह मैंने सीखा। बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है कि वाक़ई ऐसे समय में धैर्य रखें तो बहुत ही अच्छा होता है और हम भी आपसे आज बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखा आपसे हम लोगों ने भी और बस कुछ एक क्वेश्चन ही बचे हैं। बस आप हाँ। आगे बढ़ती हूँ और समय बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपको 5 या 10 मिनट में आप बिल्कुल खाना दीजिएगा जाके घर में, मुझे पता है ये डिनर का समय है। घर में सब लोग बैठे होंगे इंतज़ार में, लेकिन बस 2 क्वेश्चन आप आगे का क्वेश्चन है कि आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आपके जीवन की दिशा मोड़ दी हो? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं अलका जी। जी, कोई भी कुछ घटनाएँ हम लोग एक ज़रूर सुनना बताती हूँ, चाहेंगे। जी, एक घटना मैं आपको बताती हूँ। जी, जब मैं ग्वालियर में रहती थी, कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी, उस समय मुझे निमंत्रण आने लगे थे, मैं जाने लगी थी। तो जी, हमारे ग्वालियर आकाशवाणी की एक स्मारिका निकलती थी, उस स्मारिका में उन्होंने सबसे एक-एक रचना प्रकाशित करने के लिए मंगवाई थी। मैंने भी अपनी एक रचना भेजी थी। लेकिन हुआ ये उस समय में मैं पीएचडी कर रही थी और अपनी थीसिस लिखने में बहुत व्यस्त थी। जी, दीन दुनिया की मुझे अधिक खबर नहीं थी, जो स्मारिका में मेरी रचना किसी और के नाम से प्रकाशित हो गई। अच्छा, तो वहाँ के कुछ छुट-भइये साहित्यकार कहने चाहिए उन्हें, उथले टाइप के कुछ थे। उन्होंने बड़ा हड़कंप सा मचा दिया कि हमारे ग्वालियर की एक युवा कवयित्री हैं, वो किसी और की रचना मंचों पर पढ़ा करती हैं। हुँ, और ऐसा उन्होंने अखबार में भी निकाल दिया। तो हुँ, हुँ, पहले तो मुझे पता नहीं चला क्या आया है, फिर किसी ने अखबार दिखाया मुझे, देखो ये आपके बारे में क्या छपा हुआ है। एक दिन हुँ, नहीं, लगातार कई दिनों तक ये समाचार प्रकाशित होता रहा। पहले दिन तो मैंने अवॉइड किया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब हुँ, लगातार ये खबरें समाचार प्रकाशित होता रहा तो मैंने सोचा कि नहीं अब तो जवाब देने की आवश्यकता है। मैं जी, आकाशवाणी गई, वहां से मैंने वो स्मारिका ली और मुझे पता चल गया कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी जानकार होगा उसे समझ में आ जाएगा कि सबकी एक-एक रचना प्रकाशित है और किसी एक हुँ, कवि के नाम से 2 रचनाएँ अलग-अलग पृष्ठ पर प्रकाशित है। तो हुँ, प्रिंटिंग हुँ, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उन्हें तो हुँ, उसको हाइप करना था। जैसे हाँ, अभी भी हाँ, मैं बताऊँ बहुत सारी कवियत्रियों पर उँगलियाँ उठाई जाती हैं कि वो तो स्वयं हुँ, नहीं हुँ, लिखती, हुँ, वो हुँ, तो किसी और से लिखवाती होंगी, हुँ, वो क्या हुँ, लिखना हुँ, जाने, औरतें तो कुछ काम करना जानती ही नहीं है, वो क्या हुँ, जाने, ऐसा कहा हुँ, जाता है अमूमन। हुँ, हुँ, तो हुँ, ऐसा ही बोला वहाँ समझा गया कि मैं तो बहुत बचपन से काव्य गोष्ठियों में जाकर अपनी नई-नई रचनाएँ हुँ, सुनाया करती थी। लेकिन फिर उन्होंने एक भंडाफोड़ समिति बनाई। उसमें मुझे अच्छा, बुलाया कि मैं हाँ, भंडाफोड़ मैं नहीं गई उसमें। मैंने कहा कि अब मुझे पता चल गया कि अगर हाँ, आप ईमानदार हैं,
और आप स्वयं हाँ, मौलिक हैं, तो आपको किसी के सामने कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद मैंने ये बहुत सारी चीजें छोड़ दी और मैं अपने लेखन कार्य में व्यस्त हो गई, और उसके बाद मैंने उसको और तीव्र कर दिया और एक उद्देश्य ही बना लिया कि मुझे हुँ, अपने लेखन से उन सब लोगों को जवाब देना है, बिना किसी उनका अलग तरह से प्रतिकार किए हुए। हुँ, तो इस तरह से मेरी एक ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में मुड़ी इस घटना के बाद। तो बिल्कुल, जितने भी बहुत मैं सही यहाँ पर जितने भी पटल में जो लोग मुझे सुनेंगे, उन्हें बताऊं कि अगर आपके ऊपर भी कभी ऐसा आक्षेप लगे, तो उससे आप विचलित ना हो और उन्हें जवाब देने में भी अपना समय व्यर्थ ना करें। आप अपने लेखन को तीव्र करें और अच्छा करें और अच्छी तरह से अपने अपने आप को लोगों तक प्रस्तुत करें। तो उसके बाद वो सब लोग अपने आप चुप हो जाएंगे और आपको आगे बढ़ने का और अधिक अवसर मिलेगा। और मुझे लगता है कि उसको एक चैलेंज के रूप में लें कि कैसे इन्होंने ये बात कही है और अपनी अच्छी-अच्छी रचनाओं से और अपने को साबित करें या साबित ना करें, हाँ, आपकी रचनाएँ ही आपको रचनाएं आगे साबित करेंगी बढ़ाएँगे, आपकी। आपकी रचनाएँ साबित करेंगी आपको। तो बहुत ही सुंदर वार्ता और अंतिम एक प्रश्न है कि अपनी इस शब्दाक्षर संस्था के कवि-कवित्रियों और लेखकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और हम सब आप से सुनना चाहेंगे आपके संदेश को क्योंकि हम सब आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और बहुत प्रेरणा लेना चाहते हैं। जी। ऐसा है अलका जी, मैंने तो बहुत सारा बोल दिया। अब जी, जी, संदेश जी। क्या, सारे मैंने अपने मन की बात आपको बता मन दी। की बात कह दी। जी, हाँ, संदेश तो क्या है, एक सुझाव सा है, जो मैंने पहले जी, भी कहा कि बहुत अच्छी तरह ये काम कर रही है शब्दाक्षर संस्था। इससे जी, जुड़िए और इसे अपनी संस्था मानकर जो भी काम आप करें या जिन लोगों से जी, भी आप जुड़ते हैं, उन्हें अपना मानकर उसे आगे बढ़ाने की जी, दिशा में आप जो आपका सामर्थ्य है, उसे पूरी तरह से लगा दें। कभी भी जी, आप आपके जीवन का दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम किसी से क्या लें, ये नहीं, हम किसी को हुँ, क्या दे सकते हैं। दे सकते अगर हैं। जीवन का दृष्टिकोण आप ये बना लेंगे, तो देखिएगा कि आप तक भी बहुत सारे लोग आप तक पहुँचेंगे और जी, आपका भी समय जब ऐसा होगा, कठिन समय, तो आपकी मदद करने के लिए अपने आप आएँगे। तो इस संस्था बिल्कुल। को आगे से आगे बढ़ाइए, अच्छे-अच्छे कार्यक्रम कीजिए। इस संस्था को अपना समझकर आप जी। अपना दाय इसे दें, तो शब्दाक्षर संस्था भी आपको आगे बढ़ाएगी। बहुत धन्यवाद और बहुत ही आज की ये वार्ता बहुत ही अच्छी रही है हम सब का सौभाग्य कि आपको सुना और मैं सच बताऊं कि मैं बहुत गदगद हूं कि अभी भी 44 लोग इस पटल पर उपस्थित है उसका सारा श्रेय आपको ही है क्योंकि आपको जो लोग मंचों पे सुनते हैं वो यहाँ पाके वो आपको मतलब मैं उनकी स्थिति का वर्णन नहीं कर पा रही क्योंकि मैं खुद भी बहुत भाव विवल हूँ आपको यहाँ पाके अपने साथ और आपको सुनकर बहुत ही अच्छा आज का ये कार्यक्रम रहा बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आई और हम सबको इतनी अपनी रचनाएं सुनाई और हम सबको इतनी अच्छी अच्छी बातें इतनी अच्छी सीख दी और आपके बारे में हम सभी ने इतना जाना बहुत ही अच्छा लगा पुनः हम सब आपको इस पटल पर देखना चाहेंगे और चलते चलते मैं चाहूंगी कि अपना कोई भी गीत की दो पंक्तियां आप गुनगुना दीजिए ये लोग मैं छोड़ नहीं पाऊंगी उसके बाद हम इस कार्यक्रम को स्थगन की ओर ले जाएंगे जी स्वागत मैं सुना देती हूँ पंक्तियाँ और आप जी लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जी बहुत मेरा लोकप्रिय गीत है जी कि जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी हाँ हाँ मन की माला फेरी। और हाँ जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल हाँ पीना। हाँ और क्या आंखों में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना, कस्तूरी के लिए भटक कर खुद को ही पागल कर लेना। और सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे, सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे, मत वालों की इस महफिल में कैसी जल्दी कैसी देरी, जब भी मन की माला फेरी, जब
की मन की माला फेरी। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। बहुत ही अभी मन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ से जाएं, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बाकी है आपसे पूछने को और आपको सुनने को, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। और बहुत लोग इस पटल से जुड़े रहे, पुनीता सिंह जी, सत्येंद्र सर, राजेश जी, आदरणीय रवि प्रताप सर, नंद किशोर झा जी, महावीर जी, स्मिता सिंह जी और मनोज मिश्रा और LR, बहुत सारे लोग, 40 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी को मैं निश्चय ही बाद में धन्यवाद ज्ञापित करूंगी, और आप लोग जुड़े इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। और मैम आपका तो बहुत ही आभार है कि अभिनंदन है और धन्यवाद है कि आप आई, अपना इतना कीमती समय हम सभी को दिया, इसके लिए बहुत पुनः आपका धन्यवाद। और पुनः हम सब चाहेंगे कि आप अपने इस पटल पर आती रहें। और इसी के साथ मैं आज इस कार्यक्रम का स्थगन करती हूँ, और पुनः प्रतीक्षा रहेगी कि आप हमारे साथ पुनः इस पटल से जुड़े। बहुत धन्यवाद जी आपका इस पटल पर आने के लिए। जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। शुभ रात्रि, वंदे मातरम, जय हिंद। पुनः मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार आप सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।